बीजेपी के नेता सब चाइना बहुत जाते हैं। क्यों जाते हैं पता है आपको? वहाँ के वन पार्टी है ना, वन पार्टी है ना, तो वहाँ जाकर ट्रेनिंग लेने जाते हैं कि कैसे हमको एकदम तानाशाही गवर्नमेंट हमको बनाना है। हमारा काम एजेंडा सेटिंग करना है। स्कॉलरशिप का क्या होगा, स्कूल का क्या होगा, कॉलेज का क्या होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, रोजगार का क्या होगा, सुरक्षा का क्या होगा। हमारा काम एजेंडा सेटिंग करना है। मैं समाज से क्या अपील कर रहा हूँ कि अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम ये सब जो प्रक्रिया चल रही है याद रखना वोट देते समय कि आखिर देखिए, कोई अगर कहे कि 70 साल क्या हुआ, आरएसएस वाले कहते हैं 70 साल क्या हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2014 में जो है आज़ादी मिली, तो ये आरएसएस बीजेपी कहेगा तो ठीक, हमको समझ में आता है। यहाँ का दलित क्यों कहेगा भाई? लखनऊ में हूँ, ये दलित लोग कह रहा हूँ कि भैया संभल के वोट देना, संभल के वोट देना, क्योंकि इस बार बीजेपी आ गई ना तो आरक्षण सब खत्म। पेट पे जितना चर्बी निकला हुआ ना वो सब चर्बी भी ठीक हो जाएगा, खेत में काम करवाएगा, बीपी शुगर सब ठीक हो जाएगा। अगर संभावना हुई तीसरा मोर्चा बनने के तो वो मुझे लगता है पोस्ट इलेक्शन बन सकता है, जिसमें अगर बीएसपी 10, 20, 50, 100 सीट जीत ले, या जगन मोहन रेड्डी जीत ले, या फिर केसीआर जीत ले, या नवी, ये मिलके बना सकते हैं। पॉलिटिकल चर्चा बहुत होती है, लेकिन जो कैसे पॉलिसी बनेगा, क्या बनेगा, उसके लिए जो इंटेलेक्चुअल चाहिए, जो जिस तरह के स्ट्रेटजिस्ट चाहिए, वो आपको अमूमन सभी पार्टियों में नदारद दिखता है। अमूमन भारत के संविधान मौलिक ढांचे पर आरएसएस एक्सपेरिमेंट कर रही है, उसको बदलने की तैयारी कर रही है, और धीरे धीरे कुछ कुछ पन्ने उसमें से निकलते जा रहे हैं। अगर कार्यशैली को देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं कि जो कि संविधान सम्मत नहीं है। अब यह कारण थोड़ी है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक परिषद का सलाहकार विवेक देवरॉय लेख लिखता है कि इस देश के संविधान को बदल देना चाहिए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। एनडीए से लोग परेशान थे, अब इंडिया से परेशान है। अभी तीसरा मोर्चा कैसे देखते हैं तीसरे मोर्चे को? लोकशाही है, लोकशाही में तो सब लोगों को अधिकार है मोर्चा बनाने का, पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का। और ख़ास तौर से जिस समाज से हम लोग आते हैं उस समाज में तो सबको एमएलए एमपी बनना है। मैं दलित समाज की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, राजनीति का मतलब उतना ही समझते हैं। तो देश में जो अभी जो हालात हैं, और पिछले 10 सालों से आप तो देख ही रहे हैं लगातार जिस तरह से वॉइस ऑफ डाइसेंट का दमन हो रहा है, पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स हैं उसके ऊपर सीबीआई ईडी लगाया जा रहा है, कितने पत्रकार मारे गए, इंटेलेक्चुअल सब गिरफ्तार किए गए, मेरी भी गिरफ्तारी हुई। तो भारत के संविधान मौलिक ढांचे पर आरएसएस एक्सपेरिमेंट कर रही है, उसको बदलने की तैयारी कर रही है, और धीरे धीरे कुछ कुछ पन्ने उसमें से निकलते जा रहे हैं। अगर कार्यशैली को देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं कि जो कि संविधान सम्मत नहीं है। अब यह कारण थोड़ी है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक परिषद का सलाहकार विवेक देवरॉय लेख लिखता है कि इस देश के संविधान को बदल देना चाहिए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप और कुछ बोले तो भावना किसी के हाथ हो जाएगी, ये कुछ बोले, एक लाइन लिख दे तो भावना सब जगह केस हो जाता है। तो ये समझिए कि आरएसएस बीजेपी ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करती है। कई जगह आपने ऐसा देखा हुआ कि रेप में फंस गया कोई आरएसएस का कार्यकर्ता तो बोल दिया 2 महीना पहले हमने पार्टी से निकाल दिया था। तो जो करप्ट लोग जो बीजेपी में चले जाते हैं वो सब हो जाते हैं एकदम ड्राई क्लीन हो जाते हैं, ऑपोजिशन में रहते हैं तो करप्ट रहते हैं। अभी नू वाले मामले में भी बजरंगी को उन्होंने बोल दिया कि हमारा आदमी नहीं है। वही बात है ना कि ये पूरी इनकी आदत है, ये तो गोडसे को भी नकार देंगे, किसी को भी नकार देते हैं। तो जब से भारत आज़ाद हुआ है तो संविधान का बनना मनुस्मृति पर एटम बम है, मैं ये समझता हूँ। और जब से संविधान लागू हुआ तभी से आरएसएस कह रही थी कि इस संविधान को हम नहीं मानते। ठीक है साहब, तो जब जो अब फुल फ्लेजेड पावर में है और चूंकि अब लोगों की चेतना भी जगी है तो एक करके नहीं, किस्तों में घोषणा नहीं करेगा, बीच बीच में ट्रायल टेस्टिंग लेता है, कभी धर्म संसद में साधु से कहलवाएगा, कभी आर्टिकल लिखवाएगा। ये मामला है, ये पूरा संविधान पर अटैक है। देखिए निजीकरण हुआ है पूरा, तो किसका गया, मैंने आंकड़े दिए कि उसमें जब नौकरी खत्म हुई तो किसकी नौकरी मारी गई, दलित पिछड़े गए ना, आदिवासी सब गए। अरबों खरबों रुपए जो शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान में आता है, सब प्लान,
और शेड्यूल ट्राइब में वो कहाँ है कुछ पता ही नहीं है। लेकिन हमारे समाज में भी वो जागृति नहीं कि इसमें बहस हो। कहीं किसी सेमिनार में आपने देखा है कि इसमें बहस हो कि SC ST OBC का स्कॉलरशिप, फॉरेन स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नौकरियों का क्या, इसमें कभी बहस देखा है? पॉलिटिकल चर्चा बहुत होती है, लेकिन जो कैसे पॉलिसी बनेगा, क्या बनेगा, उसके लिए जो इंटेलेक्चुअल चाहिए, जो जिस तरह के स्ट्रैटेजिस्ट चाहिए, वो आपको अमूमन सभी पार्टियों में नदारद दिखता है। अमूमन मेरा ये कहना है कि कोशिश तो सबको जो करना चाहे करे, लेकिन अभी देश में जो हालात है और जो हम लोग देश भर में घूम भी रहे हैं कि अभी लार्जली जो है वो NDA बनाम इंडिया होगा। तीसरा मोर्चा में आइए, आप जो बात कर रहे हैं, मैं तो एकेडमिक सेमिनार समझ के यहाँ पे आया था कि एकेडमिक बहस होगी तो उसमें अपनी बात रखी जाएगी, लेकिन ये पॉलिटिकल बहस था ये। अब देखिए, बड़ी पार्टियों में लीजिए, यूपी में ऑलरेडी 3 मोर्चा है अभी तक फिलहाल एज ऑफ नाउ। बीजेपी इधर है और इंडिया उधर है और BSP अलग। 3 मोर्चा तो यहाँ हो ही गया, तो तीसरा मोर्चा अभी चौथा हो गया। चौथा हो गया। अब कौन कौन बना सकते हैं संभावित? तो दक्षिण भारत से लीजिए, केरला में कोई संभावना नहीं दिख रही है, कर्नाटक में संभावना नहीं है, तमिलनाडु में संभावना नहीं है। आप आइए फिर आपको कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी हैं, तो उनका अभी पता ही नहीं कि किस साइड किस करवट वो पलटेंगे। तो CBI कांग्रेस मिलने आ गई 4 दिन पहले, कांग्रेस में आ गई, तो वहाँ भी पॉसिबिलिटी, अगर मान लिया कि पॉसिबिलिटी है भी, एक ही हुआ वहाँ पे। दूसरा आ जाइए आप इधर तेलंगाना में KCR है, तो उनका अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, मान लिया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। चौथा ये बंगाल में कोई स्थिति नहीं है, बंगाल में। महाराष्ट्र में कोई संभावना नहीं दिख रही है। उड़ीसा में नवीन पटनायक है, तो लार्जली वो BJP के साथ ही रहते हैं। तो अगर संभावना हुई तीसरा मोर्चा बनने के, तो वो मुझे लगता है पोस्ट इलेक्शन बन सकता है, जिसमें अगर BSP 10, 20, 50, 100 सीट जीत ले, या जगन मोहन रेड्डी जीत ले, या फिर KCR जीत ले, या नवीन, ये मिलके बना सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, वो जब मोर्चा होगा तो वो तो चौथा मोर्चा है। तो या तो तीसरे जो अलायंस है उसमें थोड़ा स्पेस क्रिएट करें, और स्पेस ऐसा क्रिएट करें कि कम से कम BJP RSS हारे, RSS की विचारधारा हारे, BJP हारे, किसी कीमत पर हारे। क्योंकि इस बार अगर आ गई तो चुनाव भी नहीं होंगे, संविधान भी बदलेगा, आरक्षण परक्षण सब खत्म हो जाएगा। अब विशेष रूप से दलित लोगों को मैं कह रहा हूँ, लखनऊ में हूँ, ये दलित लोगों को कह रहा हूँ कि भैया संभल के वोट देना, संभल के वोट देना, क्योंकि इस बार BJP आ गई ना, तो आरक्षण सब खत्म, पेट पे जितना चर्बी निकला हुआ ना, वो सब चर्बी भी ठीक हो जाएगा, खेत में काम करवाएगा, BP शुगर सब ठीक हो जाएगा। पुनः प्रकृति के गोद में BJP RSS भेजने की तैयारी कर रही है। तो ये बात है, इसलिए लार्जली जो भारत का चुनाव होना है, अब सब पार्टी का अपना अपना इंडिपेंडेंस है, अपने हिसाब से तय करेगी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश को ही देखें, देखिए ये कोई आसान बात नहीं है। जो इंडिया बना है उसमें वैसी वैसी पार्टियां शामिल हैं जो एक दूसरे के एकदम कट्टर विरोधी रहे। कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है उसमें, माले शामिल हैं उसमें, कांग्रेस शामिल है, RJD, और इन पार्टियों का उदय तो कांग्रेस के खिलाफ हुआ था आंदोलन करके, ठीक है ना। वो लोग सब मतभेद बुलाकर शामिल है। इसका मतलब है कि नेताओं को अब एहसास हो गया है कि अब खुली घोषणा हो रही है कि संविधान बदल देंगे। घोषणा तो मुख्यमंत्री पद की हो गई है, DP यादव जी को घोषित कर दिया है। अब ऐसे में जो खुद महत्वाकांक्षी है वो क्यों जुड़ेंगे इनके साथ? अब ये इसका जवाब तो वही देंगे, बेहतर होगा, लेकिन हमारी शुभकामनाएं। ऐसे में बहुजन समाज जो 2024 की तरफ ताक रहा है और कह रहा है कि बहुत जिम्मेदार से, ये बात सभी जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो बता रहा है। आप देखिए रोज मध्य प्रदेश में चाहे कोई भी जगह हो, कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में वहाँ भी वायलेंस हो रहे हैं दलितों पे, मध्य प्रदेश में भी वायलेंस हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, माथे पे पेशाब कर रहा है। तो ये दलित समाज को नहीं दिख रहा है। सरकारी स्कूल लाखों बंद हो चुके हैं, तो गरीब लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ते थे? उसी स्कूल में पढ़ते थे ना। मैं कहाँ पढ़ा हूँ? मैं अपने गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ, और वहीं से पढ़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी तक की यात्रा है। तो सरकारी स्कूल का एजुकेशन बेहतर रहता तो गरीब के बच्चे तो वहीं पढ़ेंगे ना। सारा स्कूल खत्म हो गया है, यूनिवर्सिटी बर्बाद किए जा रहे हैं, सारे संस्थान बर्बाद किए जा रहे हैं। मैं समाज से क्या अपील कर रहा हूँ कि अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम ये सब जो प्रक्रिया चल रही है याद रखना वोट देते समय, कि आखिर देखिए कोई अगर कहे कि 70 साल क्या हुआ, RSS वाले कहते हैं 70 साल क्या हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2014 में जो है आज़ादी मिली, तो ये RSS BJP कहेगा तो ठीक, हमको समझ में आता है। यहाँ का दलित क्यों कहेगा भाई? आज़ादी दूसरा मिली, हमें थोड़ी मिली, यहाँ क्यों कहेगा?
भाई इतने संस्थान बने हैं, आप मिडिल क्लास जो फॉर्मेशन हुआ पब्लिक सेक्टर यूनिट से हुआ है। ऐसे में बहुजनों को क्या करना चाहिए, अब आगे की क्या 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 रणनीति बनाए? बीजेपी को हराने के लिए जो जहां हरा सकता है जी उसको वोट देना चाहिए, एकदम खुला ऐलान है अब। जी ये बीजेपी को जोन जहां हराने की स्थिति में वोट बर्बाद मत करना है। बीजेपी को हराओ, इतना भयानक तरीके से हराओ कि कम से कम 50 साल तक जो है ना हिम्मत ना हार सके। और हमारा काम जो है, हमारा काम एजेंडा सेटिंग करना है। जी स्कॉलरशिप का क्या होगा, स्कूल का क्या होगा, कॉलेज का क्या होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, रोजगार का क्या होगा, सुरक्षा का क्या होगा, हमारा काम एजेंडा सेटिंग करना है लगातार इसमें। जी लेकिन कहा जा रहा है कि आप चाहे कांग्रेस को वोट डालें चाहे आपको डालें, लेकिन वोट जो भी है सभी बीजेपी को ही जाएंगे। कैसे? वो ईवीएम के थ्रू जो कहा जा रहा है। ईवीएम तो हम लोग तो मुद्दा उठा ही रहे हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज उठाए ना भाई, सत्ता उनको लेना है, पीएम सीएम उनको बनना है। तो एज ए सोशल एक्टिविस्ट तो ईवीएम के खिलाफ हम लोग लगातार बोल रहे हैं ना। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जाके संसद में नया कानून बनेगा तभी ये हटेगा ना। तो ये कौन बोलेगा? ये पॉलिटिकल पार्टी को ही बोलना पड़ेगा। क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो बोल नहीं रही है इसके लिए, तो क्या वजह है? जब हारती है तो बोलती है, वैसे बोलती है नहीं बोलना चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा एक वीडियो राहुल गांधी ने फेसबुक पे डाला था, कई करोड़ लोगों ने देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस का ईवीएम पे। तो सिर्फ शेयर न करें ना, संसद में उठाए, बोले बैलेट पेपर से होगा। तो ये तो संसद से ही होना है, इसको एजेंडा में आना चाहिए कि हम बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं। अब चुनाव हार जाए उसके बाद बोले कि ईवीएम में गड़बड़ी है। तो सोशल एक्टिविस्ट तो लगातार इसे खिलाफ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो हम कोई लीडर नहीं कि हमारे कहने से बन जाएगा उधर संसद में कानून। पॉलिटिकल पार्टी जितने हैं वो संसद में जाएं, बोले कि इस कानून को हम खत्म करते हैं, ईवीएम खत्म करेंगे और सीधा ईवीएम पे तो लगातार सवाल उठते रहे हैं। अभी तो बॉम्बे हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, कई जगह केस पेंडिंग है। अब आज ही ताजा खबर है कि एक देश एक चुनाव, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? तो आगे बोल रहे हैं कि एक पार्टी एक वोटर, इसका अगला एक्सटेंशन है। एक पार्टी मतलब बीजेपी पार्टी, या वोटर मतलब खाली बीजेपी का वोटर। बीजेपी के नेता सब चाइना बहुत जाते हैं। क्यों जाते हैं पता है आपको? वहाँ के वन पार्टी है ना, वन पार्टी है ना, तो वहाँ जाके ट्रेनिंग लेने जाते हैं कि कैसे हमको एकदम तानाशाही गवर्नमेंट हमको बनाना है। वहीं से ट्रेनिंग लेने जाते हैं। इसलिए वन नेशन कैसे हो सकता है? आपको पता है कि उसमें 50% राज्यों की सहमति चाहिए? पता है कि नहीं पता है? तो आप जबरदस्ती किसी को थोपेंगे तो आप देश की एकता और अखंडता को जो है ना आप ध्वस्त करेंगे। 50% राज्यों का उसमें समर्थन चाहिए। कोई प्रोसीजर है कि नहीं है कि ऐसे जब मन हुआ पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला लिए? तो ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संविधान पे धीरे धीरे जो ना संवैधानिक मूल्यों की खात्मा कर रहा है बीजेपी। इसीलिए डाइवर्स इंटरेस्ट होने के बावजूद, ऑपोजिट इंटरेस्ट होने के बावजूद विपक्ष में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये समझिए बात। पूरी दुनिया में भारत का नाम हो रहा है और आप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं कुछ आरोप। तो वहां जाते हैं तो गोडसे या सावरकर का नाम लेते हैं दुनिया में, किसके वजह से नाम हो रहा है? वहां जाते हैं तो मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, वहां क्यों नहीं सावरकर गोडसे बोलते हैं, जिसकी फिलॉसफी को ये मानते हैं? इसरो बना था तो ये थोड़े ही बना है, और एक दिन में चंद्रमा में पहुंचा है। इंदिरा गांधी बनाई थी इसरो, पहले सुन लीजिए। कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए, कई लोग हमारे लोग जो है ना, एक मिनट, कई लोग हमारे लोग को कन्फ्यूजन बहुत रहता है। ये कांग्रेस ने निजीकरण शुरू किया, उनसे सवाल उलट दीजिए, ये कांग्रेस ने कितने कंपनी बेचे? आंकड़ा लो। बीजेपी गवर्नमेंट जब आई, अटल बिहारी वाजपेयी, उसने बकायदा डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बनाया, समझे? और अरुण शौरी को उस मंत्रालय का मिनिस्टर बनाया, जिसने बाबा साहब के खिलाफ किताब लिखी थी, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। निजीकरण कौन लाया? कांग्रेस के समय आया। उसका तो पूरा अध्ययन करना होगा ना। उस समय ये भी सवाल पूछा जाएगा ना कि उस समय दलित बैकवर्ड नेता जो थे वो संसद में क्या कर रहे थे, और पार्टियां थी वो क्यों नहीं इसका विरोध की? उनकी परिस्थितियों का अध्ययन करना पड़ेगा। लाया, लेकिन लाइसेंस राज खत्म किया, बेचा नहीं। और बीजेपी सरकार आके पूरा मंत्रालय बना दिया कि हम बेच ही डालेंगे सबको। अब देख लीजिए धार बिक रहा है, खरीद कौन रहा है? अडानी। तो दोनों में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। अंतर नहीं समझ में आ रहा, तो इसका मतलब कुछ दिक्कत है। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो फैलाता है, कुछ हमारे यूट्यूबर सभी कांग्रेस ने ला रहे थे, बेचा तो नहीं ना। कांग्रेस ने तो IIT भी खोले, उस समय IIT भी खोले ना। हमारे लीडर्स को चाहिए कि जाके वहाँ पे दबाव इन पर बनाएं कि भाई निजीकरण रोको, IIT खोलो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, दलित स्कॉलरशिप जो है ना ज़्यादा दो, SC ST OBC सबको विदेश भेजो पढ़ने के लिए।
हैं? भाई इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन किया था ना बैंकों का, पीएसयूज बनाए थे ना, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। कुछ लोग होंगे जो बैंक में नौकरी किए होंगे, बैंक प्राइवेट रहता तो उनको नौकरी मिलती है। पीएसयू नहीं खुलता, सेल भेल, अभी जितना जो महारत्न कंपनियां हैं, एक जाके पूछिए वहां जो दलित नौकरी कर रहा है 4-4 लाख रुपए ले रहा है, वो प्राइवेट रहता तो मिलता कभी। अब ये नहीं समझ में आ रहा है, तो इन नीतियों से, जो एक वेलफेयर स्टेट की नीतियां हैं, उससे दलितों का एक बड़ा मिडिल क्लास तैयार हुआ जो कि चंदा देता है इन लोगों को। नौकरी खत्म, चंदा खत्म, पार्टी खत्म, सब हो जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू। एक आखिरी सवाल, ये सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है कि चंद्रयान पहुंच गया चांद पर, तो उसे भी हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। नहीं, चांदी को बनाओ, वैसे भी हमारे यहाँ तो चंदा मामा कहते ही, वो तो पहले से हमारा है, बच्चों को सुलाया जाता है लोरी सुना सुना के। शक्ति कर दिया।